हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 234। उस क्षण अर्जुन सेन का विश्व दृष्टिकोण पहले कभी इतना हिल नहीं गया था। उनकी मृत्यु के बाद वह अज्ञात कारणों से सिंघानिया देश में स्थानांतरित हो गए, जनरल सेन के पुत्र बन गए और 3 साल बाद उनके पूरे परिवार को फांसी की सज़ा मिलनी तय थी। अगर व्यवस्था अचानक प्रकट होकर उन्हें यह आशा न देती कि अगर वह रिया वर्मा का सफलतापूर्वक पीछा करते रहे तो वह अपने परिवार की फांसी का परिणाम बदल सकते हैं। अर्जुन सेन को शायद ये संदेह हुआ होगा कि वह बहुत बदकिस्मत हैं। डिंग! अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। अर्जुन सेन ने सपने में अचानक ऊपर देखा। दृश्य बदल गया। उसकी पुतलियों से अचानक एक दृश्य प्रतिबिंबित हुआ। उसने मोमबत्ती की रोशनी में एक जानी पहचानी सी आकृति खड़ी देखी। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अर्जुन सेन साफ देख पा रहा था कि उसके सामने खड़ी अनन्या चटर्जी ही थी। अनन्या, तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन सेन की नज़रें जम गईं और वह तुरंत वहाँ चले आए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका शरीर अचानक अनन्या चटर्जी के पास से गुजर जाएगा। अर्जुन सेन ठिठक गए। उसने अपने हाथ की ओर देखा। फिर उन्होंने उदासीन चेहरे वाली अनन्या चटर्जी की ओर देखा। वह न तो उनकी आवाज़ सुन पा रही थी और न ही उनका अस्तित्व देख पा रही थी। इस विचित्र दृश्य ने अर्जुन सेन को चुप करा दिया। उसकी आंखों के सामने अनन्या चटर्जी ने अपने हाथ में जलती हुई अगरबत्ती धूपदान के ढक्कन में डाली और धीरे से खाली शून्य लोक से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अर्जुन सेन के मन में अचानक वह जानी पहचानी आवाज़ फिर गूंज उठी। ये व्यवस्था आपके साथ एक सौदा कर सकती है कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं और जो आपको पसंद है, उसे इस राजवंश में लाया जाए। कैसा रहेगा? वंशवाद, इसका क्या मतलब है? अनन्या चटर्जी ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं। तुमने उसे इतने दिनों से ढूंढा है, दुनिया का कोना कोना छान मारा है, पर अभी तक उसका एक भी निशान नहीं मिला। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि जिसे तुम चाहती हो वह यहाँ वापस नहीं आ सकता? ये राजवंश उसके भाग्य के अनुकूल नहीं है। दाओ उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं देगा। आपको इस व्यवस्था से ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था और उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सच कहूँ तो उसके वर्तमान भाग्य के साथ उसका दाव भाग्य कठिन है और उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। अगर आप यहाँ रोज़ धूप जलाएं और प्रार्थना करें, उसके लिए कर्म संचित करें, तो भी यह बाल्टी में एक बूंद मात्र है। उसका भाग्य और पुण्य बहुत पहले ही चुरा लिया गया है और परिवर्तित कर दिया गया है। उसे बस तुम्हारे करीब रहने की ज़रूरत है, बस तुम्हारे पास आने की, अपनी किस्मत और भविष्य को सामान्य करने के लिए। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम सिर्फ इस सिस्टम के साथ समझौता कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। ये व्यवस्था उसे इस राजवंश में लाएगी और उसे तुम्हारे साथ उलझने का मौका देगी। तुम्हें बस इस व्यवस्था को वह देना होगा जो वह चाहती है। इस दुनिया में नहीं। ये सही है। वह इतने दिनों से उसे खोज रही थी, फिर वह उसे कैसे नहीं पा सकी? अनन्या चटर्जी ने यह भी नहीं सोचा कि वह क्या चाहती है। मानो जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगी तब तक कुछ भी चलेगा। ठीक है। आप यह नहीं पूछेंगे कि सौदा क्या है। आप क्या चाहते हैं? $#। ठीक है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और बिना किसी परवाह के सिस्टम की मांगों को सुनने के बाद भी उसने पलक तक नहीं झपकाई। चलो अभी करते हैं, मैं उससे जल्दी मिलना चाहती हूँ। भले ही आशा की एक किरण ही क्यों ना हो, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। पास ही तैर रहे अर्जुन सेन सिस्टम की बात सुन नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ अनन्या चटर्जी को उदासीनता से सिर हिलाते देखा और फिर बिना किसी बचाव के उन्होंने सिस्टम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, इसके बाद अर्जुन सेन सिंघानिया देश में स्थानांतरित हो गए और पीछा प्रणाली से बंधे रहे।
ये बस अफसोस की बात है कि सिस्टम में कुछ खराबी लग रही थी। क्या ये कोई खराबी थी या फिर वह बदकिस्मत था? उसके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुईं, इसलिए उसके पूरे परिवार की हत्या से 3 दिन पहले ही उसे पता चला कि वह गलत लक्ष्य का पीछा कर रहा था। मूल लक्ष्य अनन्या चटर्जी होना चाहिए था, लेकिन इसे अज्ञात कारणों से रिया वर्मा में बदल दिया गया, जिसके कारण उसे 3 साल तक बिना किसी सम्मान के चापलूस बनकर रहना पड़ा। अर्जुन सेन दोनों पक्षों के बीच अनुबंध बनते हुए देख रहा था। उस पल उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन उसे हमेशा बेचैनी और डर का एहसास होता था। नहीं अनन्या, नहीं, इस पर हस्ताक्षर मत करो, हस्ताक्षर मत करो। स्वूश, तीव्र भावनाएं उसके शरीर में भर गईं और अर्जुन सेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अस्तव्यस्त सपने से जाग गया। अर्जुन! उसके आलिंगन से एक धीमी सी पुकार आई। अर्जुन सेन ने अपना माथा रगड़ा, मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ ही सेकंड में उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या सपना देखा था। बस इतना याद आया कि अनन्या चटर्जी किसी चीज पर हस्ताक्षर कर रही थीं। कुछ नहीं। अर्जुन सेन का दिमाग थोड़ा उलझन में था। वह अनन्या चटर्जी को कसकर पकड़ लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके और उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, मैंने अभी एक सपना देखा है। मैंने सपना देखा कि तुम किसी चीज का सौदा कर रहे हो और मैं बेचैन हो गया। तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर सपना खत्म हो गया और मुझे ज्यादा विवरण याद नहीं है। सौदा, ये 2 शब्द अनन्या चटर्जी के कानों में पड़े। उसकी आंखों में क्षणिक अस्वाभाविकता झलक उठी। लगता है मैंने भी कुछ सपना देखा था। क्या था वो? अजीब बात है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। अर्जुन सेन उन अराजक घटनाओं का जिक्र करना चाहता था जिनके बारे में उसने सपना देखा था, जैसे निंग राजवंश, शाही बेटी और मास्टर। लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और वह अचानक रुक गया। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। कितनी अजीब बात है। अर्जुन सेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे हमेशा से एक पूर्वाभास था। उसे हमेशा लगता था कि ये चीज़ें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, या उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो फिर इसके बारे में मत सोचो। अनन्या चटर्जी ने ध्यान से अर्जुन सेन को देखते हुए ऊपर देखा और कोमल तथा निश्चल स्वर में कहा, मैंने भी अभी एक सपना देखा है। मैंने सपना देखा कि जब हम राजधानी में थे तो आपने मुझे मिस वर्मा के लिए छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन सेन तुरंत शांत हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अनन्या चटर्जी के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, सपने हमेशा विपरीत होते हैं। उस समय रिया वर्मा का पीछा करना मजबूरी थी। तुम्हारा मंगेतर अंधा नहीं है, वह उसके लिए इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें कैसे कर सकता है? तो अर्जुन, क्या मैं? अनन्या चटर्जी की आंखें झपक गईं जब उन्होंने अर्जुन सेन की ओर देखा। उनका स्वर थोड़ा सतर्क, थोड़ा दयनीय था जब उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आप असली कारण जानना चाहते हैं? अनन्या चटर्जी ने पलकें झपकाईं, एक पल सोचा और फिर ईमानदारी से सिर हिला दिया। 3 साल पहले से, जब से अर्जुन सेन ने रिया वर्मा के लिए ये काम करना शुरू किया है, वह हमेशा से मानती थी कि अर्जुन सेन सचमुच रिया वर्मा को पसंद करते थे। इस वजह से अनन्या चटर्जी का दिल मानो चाकू से वार कर दिया गया था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसने बहुत त्याग किया था और बड़ी मुश्किल से वह अर्जुन सेन को अपने पक्ष में वापस ला पाई थी। वह कतई हार नहीं मानेगी। तुम्हें बताना ठीक रहेगा, अर्जुन सेन ने आह भरते हुए अंततः खुलकर कहा, हथियार के लिए। हथियार? मैंने किसी के साथ एक समझौता किया है। अगर मैं 3 साल तक रिया वर्मा का पीछा करता रहूं और उन 3 सालों में पूरी सावधानी और दृढ़ता से काम करता रहूं, तो मुझे जानलेवा हथियारों की एक अटूट आपूर्ति मिलती रहेगी, जिससे सेन परिवार अपनी रक्षा कर सकेगा। यही कारण था कि जब मैं राजधानी में था तो मैंने इतना हंगामा मचाया था, और यही कारण था कि मैं रिया वर्मा के प्रति इतना समर्पित और अच्छा था। उसकी बात करें तो अर्जुन सेन ने अपना सिर नीचे किया और अनन्या चटर्जी की आंखों से मिला, जो तुरंत चमक उठी। उसने गंभीरता से कहा, मुझे वह कभी पसंद नहीं आई और मैं अब कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। यही कारण है। यंग मास्टर सेन के अंतिम शब्दों में टपकते पानी की शक्ति थी जो पत्थर को घिस देती है।
तथा अनन्या चटर्जी के हृदय में आशंका की अंतिम परत को पूरी तरह से मिटा देती है। रिया वर्मा का नाम हमेशा से अनन्या चटर्जी के दिल में एक कांटा की तरह चुभता रहा, क्योंकि उसने खुद देखा था कि यंग मास्टर सेन रिया वर्मा के लिए अपना संयम खो बैठे थे। उन्होंने स्वयं देखा था कि यंग मास्टर सेन ने विनम्रतापूर्वक और शक्तिहीनता से रिया वर्मा का बचाव किया था, और वह परछाई में छिपी एक ताक झांक करने वाली महिला की तरह थी, जिसे देखा नहीं जा सकता था। वह ये सब होते हुए देख रही थी। वह विनम्र और शक्तिहीन थी, जिसके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत ज्यादा परवाह करती थी, इतनी ज्यादा कि उसके मन में अनगिनत काले विचार उभर आए थे। लेकिन क्योंकि वह इतनी ज्यादा परवाह करती थी, ये विचार अंततः अनन्या चटर्जी के दिल में गहरे दबा दिए गए। अब जब यह अवरोध टूट चुका था, तो उसके हृदय पर छाई सारी भावनाएं धुएं की तरह गायब हो गईं, और यहाँ तक कि युवा मास्टर सेन को देखते हुए उसकी आंखें भी बादलों के पीछे से निकलते चंद्रमा की तरह खुशी से भर गईं। मैं समझता हूँ अर्जुन, तो अगर भविष्य में मिस वर्मा से मेरा सामना फिर हुआ और उन्होंने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, तो क्या मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे पतले हाथ पैरों से मुझे सचमुच डर लग रहा है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। युवा मास्टर सेन अनन्या चटर्जी की आधे मजाक वाली बातें सुनकर हंस पड़े और उसके गोरे कोमल चेहरे को सहलाया। चिंता मत करो, मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। रिया वर्मा में वो क्षमता नहीं है। सेना जल्द ही रवाना हो जाएगी, तुम थोड़ा और सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। युवा मास्टर सेन ने अनन्या चटर्जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मान लिया कि विरुद्ध व्यवहार का मतलब बाल खींचना, थप्पड़ मारना या गुस्से में कुछ लात मारना है। उन्होंने तो ये भी सोचा कि अनन्या चटर्जी बस मजाक कर रही है। लेकिन युवा मास्टर सेन, जिन्होंने अपना बाहरी वस्त्र पहन लिया था और तंबू से बाहर निकल गए थे, उन्होंने यह नहीं देखा खूबसूरत महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी प्यारी आंखें आधी बंद थीं। उसकी आंखों में एक लाल क्रूर अंधेरी रोशनी चमक उठी। अर्जुन ने कोई आपत्ति नहीं की, और उसका पहला विचार तो ये था कि उसे चोट लगने की चिंता भी होनी चाहिए। इसलिए क्या इसकी अनुमति है? क्या वो कर सकती है? 3 साल पहले की बात है। अनन्या चटर्जी इस चंचल औरत रिया वर्मा को काटना चाहती थी। यंग मास्टर सेन को उससे छीनने की बजाय उसे सबसे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि रिया वर्मा यंग मास्टर सेन के स्नेह को कमजोर करे। रिया वर्मा ने यंग मास्टर सेन की दयालुता को स्वीकार किया, जबकि वह उन्हें एक बैकअप के रूप में मानती थी तथा लगातार उनका मजाक उड़ाती और उनका अपमान करती थी। जब भी ऐसा होता, अनन्या चटर्जी, जो सब कुछ गुप्त रूप से देख रही थी, उसके मन में एक विचार आता। वह चाहती थी कि रिया वर्मा दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो यंग मास्टर सेन उसे इस जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे। अब सच्चाई सामने आ गई थी, मूल कारण सामने आ गए थे, और 3 साल से उसके दिल में दबी हुई भावनाएं फूटने को तैयार थीं। मालिक, जोया, जो तंबू के बाहर पहरा दे रही थी, युवा मास्टर सेन को जाते देख चिंतित होकर अंदर भागी। अनन्या चटर्जी के लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, उनकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, और उन्होंने एक पतला रेशमी टॉप पहना हुआ था जो उनकी छाती पर लिपटा हुआ था। जैसे ही वो खड़ी हुई, उनका प्रभावशाली शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। क्या है? जोया गंभीर भाव से अनन्या चटर्जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। वह उसके कान में झुकी और एक वाक्य बोला जिससे अनन्या चटर्जी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। चेंगबुई पवेलियन मुख्यालय से एक जरूरी संदेश। उन्हें पता चला कि ड्रैगन अकादमी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ड्रैगन अकादमी के भूमिगत स्तर में एक पंचतत्व संरचना कोर की भी खोज की है। गुरुजी, एक आखिरी बात है। युवा गुरु सेन के पास एक मारक हथियार होने की खबर सिंघानिया देश से बाहर भी फैल चुकी है। संभावना है कि अब मध्य मैदान के सभी देशों और क्षेत्रों को उस मारक हथियार के बारे में पता चल गया होगा और मध्य मैदान अशांत होने वाला है। कल रात ही मुख्यालय को कई निमंत्रण मिले। पूर्वी मध्य मैदानों के कई देशों ने संयुक्त रूप से चेंगबुई मंडप को निमंत्रण भेजा है। ऐसा लगता है कि वे सिंघानिया देश का विरोध करने के लिए विभिन्न ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं और युवा मास्टर सेन को किलर वेपन सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अनन्या चटर्जी ने थोड़ा सा मुंह बनाया।
वह तुरंत खड़ी हो गई, उसके ज़ैद पैर सफ़ेद कालीन पर पड़ गए और उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। हथियार को अस्तित्व में आए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, फिर मध्य मैदानी देशों को इसकी जानकारी इतनी जल्दी कैसे हो गई? उन्हें ये खबर किसने लीक की? सम्राट यान? नहीं, वह इतना मूर्ख नहीं है। सिंघानिया देश में प्रकट हुआ संहारक अस्त्र एक बार लीक हो जाने पर यह विभिन्न देशों में ईर्ष्या और घेरेबंदी का कारण बनेगा। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया इसे किसी से भी ज्यादा दबाना, इस पर एकाधिकार करना, इसे दबाना चाहते थे, इसलिए यह सम्राट यान होने की संभावना नहीं है। तो फिर यह केवल हो सकता है। सभी सुराग ड्रैगन अकादमी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है। युवा मास्टर सेन के पास एक महान खजाना है। किसी व्यक्ति का खजाना अपने पास रखना स्वयं के विरुद्ध अपराध है। जिसके पास ये खजाना है वह 1000 सेनाओं के बराबर हो सकता है। मध्य मैदानी इलाकों के देशों के शासक ये सुनकर कार्रवाई करने के लिए उत्सुक होंगे। वर्षों से ड्रैगन अकादमी का दबदबा रहा है। बाहरी तौर पर वह मध्य मैदानी इलाकों के सत्ता संघर्षों में शामिल न होने का दावा करती रही है और अलगाव और उदासीनता का दिखावा करती रही है। लेकिन सभी जानते हैं कि जब तक ड्रैगन अकादमी मौजूद है, सेंट्रल प्लेन्स का एकीकरण नहीं हो सकता। किसी भी बड़े मामले के लिए अकादमी की अध्यक्षता जरूरी है, बस इसकी हैसियत खुले तौर पर प्रदर्शित नहीं होती। अब एक किलर वेपन के उदय के साथ, जो ड्रैगन अकादमी को दबाने वाला एकमात्र खजाना है, विभिन्न देशों की सेनाएं ईर्ष्या क्यों न करें। सेंट्रल प्लेन्स ओवरलॉर्ड की उपाधि बहुत ही मादक है। अगर यंग मास्टर सेन और आप नहीं होते तो इस अधीनस्थ का यह मतलब नहीं था। यह अधीनस्थ बहक नहीं गया। अनन्या चटर्जी ने एक नज़र डाली। जोया ने डर के मारे अपनी जीभ पर आए शब्दों को निगल लिया। फिर और भी अधिक गंभीर भाव से उसने अनन्या चटर्जी से कहा, मास्टर, युवा मास्टर सेन का मामला अब और दबाया नहीं जा सकता। वास्तव में इसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। अनन्या चटर्जी को हैंड ग्रेनेड और राइफलों की ताकत का अंदाज़ा बिल्कुल था। पहली बार जब उन्होंने इन्हें देखा तो उनका दिल सचमुच गहरा सदमा खा गया। ऐसी शक्ति, ऐसी चीज़ नहीं लगती थी जिसे इस संसार में बनाया जा सके। यह ऐसा था जैसे उस चीज़ ने जो खुद को सिस्टम कहती थी, एक बार उसे बताया कि वह जिसे चाहती थी और प्यार करती थी, वह सिंघानिया कंट्री के इस युग में नहीं बल्कि किसी अन्य दुर्गम दुनिया में था। अब अर्जुन के पास जो था वह बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही असाधारण था। क्या ये किसी दूसरी दुनिया से था? अनन्या चटर्जी को न तो इसकी जानकारी थी और न ही वह इस बारे में गहराई से जानना चाहती थीं। लेकिन वह जानती थी कि अब सभी देशों और ताकतों को किलर वेपन के अस्तित्व के बारे में पता चल गया है और इतने कम समय में सेंट्रल प्लेन्स निश्चित रूप से फटने वाला था। पूर्वी मध्य मैदानों के देशों और ताकतों ने पहले ही चेंगबुई मंडप को निमंत्रण भेज दिया था, जिसमें चेंगबुई मंडप को एकजुट होने और सिंघानिया देश पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त रूप से आमंत्रित किया गया था। और यह केवल पूर्वी भाग था। शायद ज्यादा समय नहीं बीता होगा जब ये पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी मध्य मैदानों तक पहुंच जाएगा। और सबसे गंभीर बात यह थी कि भड़काने वाला ड्रैगन अकादमी अभी भी पृष्ठभूमि में छिपा हुआ था। दूसरा पक्ष निश्चल रहा, मौखिक रूप से सांसारिक सत्ता संघर्षों में हस्तक्षेप न करने का दावा करता रहा, लेकिन वास्तव में स्थिति से लाभ उठाने की उम्मीद में कलह भड़काता रहा। ना न्यू अकादमी। अनन्या चटर्जी की नीचे झुकी हुई उंगलियां धीरे से हिल गईं, उनकी आभा लगातार कम होती जा रही थी। जोया, पूर्वी देशों से निमंत्रण कब तक आएगा? जोया ने तुरंत जवाब दिया, अब से 5 दिन बाद, पूर्व में युवानलोंग प्राचीन शहर में। उन्हें शायद पता होगा कि चेंगबुई पवेलियन का प्रभाव मध्य मैदानों तक फैला है और इसके दूर दूर तक फैले संबंध हैं, इसलिए वे हमारे जरिए किलर वेपन के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। यंग मास्टर सेन सिंघानिया कंट्री पर हमला करने वाले हैं और किलर वेपन का अस्तित्व किसी भी हाल में छिपाया नहीं जा सकता। एक साधारण जांच से इसकी सत्यता का पता चल जाएगा और हम निश्चित रूप से फंस जाएंगे। मालिक, क्या आप चलेंगे? चल देना। सेंट्रल प्लेन्स के पूर्वी भाग ने पहले ही किलर वेपन पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने अर्जुन सेन पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। अर्जुन सेन अभी शुरुआत कर रहे हैं,
क्या उनमें सचमुच मध्य मैदान के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले हमलों का सामना करने का आत्मविश्वास है? वह कर सकता है। अनन्या चटर्जी ने धीरे से अपना सिर उठाया, उनकी निगाहें शांत थीं, उनकी आंखें स्थिर थीं, फिर भी जोया ने उनके भीतर एक आसन तूफान का खतरा देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, जरूर मैं जा रही हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वे मेरी पीठ पीछे क्या योजना बना रहे हैं, वे कौन से तरीके अपना रहे हैं। उस समय इन लोगों ने मिलकर मेरी प्रिय चीज चुरा ली थी। अब समय आ गया है कि उन्हें अपना कड़वा फल चखना पड़े। पूर्वी देशों को संदेश भेजें। चेंग बुई मंडप सहमति के अनुसार समय पर पहुंचेगा। लगभग 500 साल पहले निंग राजवंश के सम्राट निंग ने वफादार मंत्रियों की सलाह से प्रभावित होकर शाही बेटी की आपत्तियों की अनदेखी की और एक विवाह समझौते के साथ पुरस्कार के रूप में अपनी युवा और बहादुर बचपन की प्रेमिका को विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजने पर जोर दिया। जिस कुलीन स्त्री से वह प्रेम करता था, उससे विवाह करने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि अपने कौशल से वह सब कुछ जीत सकता है और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह यात्रा उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। वह यात्रा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसे देश के कोने कोने में दफना दिया जाएगा। अब अनन्या चटर्जी अर्जुन सेन के सामने खड़ी है। वह देखना चाहती है कि उसके दूर रहते हुए भी कौन उसके ऊपर से गुजरने और अर्जुन सेन को जरा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। 2 घंटे बाद जियांगलिंग शहर में 90,000 की सेना इकट्ठी हुई। उन्होंने अच्छे शीत ऋतु के कपड़े, लंबे जूते और कानों को ढकने वाले कवर पहन रखे थे तथा अपने भारी और बेकार कवच को त्याग कर प्रशिक्षण मैदान में एक प्रभावशाली आभा के साथ खड़े थे। सभी सैनिक जाने के लिए तैयार थे, बस युवा मास्टर अर्जुन सेन के आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि सिंघानिया देश के शहरों पर कब्जा कर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया जा सके। कई 100 मीटर दूर आर्यन और 10,000 से अधिक सैनिक वहां बैठे थे। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं क्योंकि वे 90,000 सैनिकों को देख रहे थे। उनके दिल में एक कड़वी पीड़ा महसूस हो रही थी, एक अवर्णनीय भावना, बस एक भारी रुकावट। अगर हम उस समय जियांगलिंग शहर नहीं छोड़ते तो शायद हम भी उनके बीच खड़े होते, है न? 1000 निशानेबाज, 100 हमलावर सैनिक और 100 ताकतवर सैनिक। अगर मैं नहीं गया होता तो शायद मैं भी उनमें शामिल होता। मैं वास्तव में यह महसूस करना चाहता हूं कि किलर वेपन कैसा होता है। युवा मास्टर सेन उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनके लंबे जूते पहनकर देखे। वे चमड़े के हैं, अंदर फर है, हल्के और गर्म हैं। आर्यन, आप कहते हैं जनरल सेन हमें भगाते नहीं हैं और हमें जियांगलिंग शहर में खुलेआम खाने पीने की भी अनुमति देते हैं। क्या वह अब भी हमें चाहता है या वह हमसे पूरी तरह निराश है और अब हमारी परवाह नहीं करता? आर्यन ने सैनिकों के प्रश्न सुने, उसका दिल बैठ गया और वह अपने होठों को भींचने से खुद को नहीं रोक सका। जियांगलिंग शहर में पिछले कुछ दिनों के दौरान विक्रम सेन ने कभी भी उन्हें नहीं खोजा था, न ही उनसे एक शब्द भी कहा था, मानो उन्हें उनका अस्तित्व ही नहीं दिखता था। जब सेना शिविर में भोजन परोसा जाता था तो वह उन्हें भोजन लेने की अनुमति देता था तथा खाली तंबू भी उनके रहने और सोने के लिए छोड़ दिए जाते थे, बिना उन्हें रोके, विरोध किए या सक्रिय रूप से आमंत्रित किए। नजरअंदाज किए जाने का यह एहसास सचमुच भयानक था। आर्यन का दिल उथल पुथल हो रहा था। वह चाहता था कि विक्रम सेन उसे मारे, उस पर गुस्सा करे या उसे डांटे। पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने से तो कुछ भी बेहतर होगा। मुझे नहीं पता, आर्यन ने अपनी आंखें नीची कर लीं, जो दर्द और संघर्ष से भरी थीं। मुझे नहीं पता कि जनरल सेन अब भी हमें चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने पूछा तो एक मौका भी नहीं बचेगा। युवा मास्टर सेन के पास बहुत सारे घातक हथियार हैं और उन्होंने 1000 से अधिक निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया है। ईमानदारी से कहूं तो सेन परिवार में हमारे 10,000 से अधिक लोगों की कोई कमी नहीं है। युवा मास्टर सेन के लिए हमारा अस्तित्व अनावश्यक है। वास्तव में यहाँ रहने से उनकी आपूर्ति और भोजन समाप्त हो जाता है। सचमुच मेरे पास यंग मास्टर सेन से विनती करने लायक चेहरा नहीं है और जनरल सेन से मिलने लायक चेहरा तो और भी कम है। लेकिन मुझे सचमुच अफसोस है।
मैंने सेन परिवार को निराश किया है। मैं इस समय आर्यन की छाती इतनी जकड़ी हुई थी कि वह आगे बोल नहीं पा रहा था। वह जानते थे कि वर्तमान सेन परिवार के लिए वह अनावश्यक थे, लेकिन वह सचमुच यहीं रहना चाहता था। अपने सैनिकों को लेकर जियांगलिंग शहर छोड़कर दूसरा रास्ता तलाशना उसकी अंधता, उसका अति आत्मविश्वास और यंग मास्टर सेन के चरित्र में उसके विश्वास की कमी थी। राजधानी में अर्जुन सेन की रोमांटिक हरकतों की अफवाहें फैल रही थीं, और लगभग सभी को यकीन था कि यंग मास्टर सेन अविश्वसनीय थे, एक प्लेबॉय थे जो आनंद पसंद करते थे। उन्होंने युवा मास्टर सेन पर अपने सैनिकों के जीवन को दांव पर लगाने का साहस नहीं किया। अब इस बारे में सोचने पर वह सचमुच अंधा था। जैसे आर्यन और 10,000 से अधिक सैनिक चिंतित और अनिश्चित महसूस कर रहे थे। प्रशिक्षण स्थल की ओर से अर्जुन सेन की आवाज आई, समय आ गया है। सेनापति विशाल और शाही दरबार के सेनापतियों को बुलाओ। हाँ, आर्यन ने तुरंत ऊपर देखा और अपनी पुतलियों में उसने कमांडर विशाल को देखा, जिनका वजन काफी कम हो गया था और उन्हें वेदी पर ले जाया जा रहा था। प्रशिक्षण मैदान के मंच पर अभियान के लिए भेंट और जो अक्षर अंकित एक बड़ा बैनर प्रदर्शित किया गया। अर्जुन सेन बैनर के नीचे गर्व से खड़े थे। उन्होंने देखा कि कमांडर विशाल और शाही दरबार के जनरलों को मंच पर लाया गया, और उन्होंने देखा कि कमांडर विशाल का बनावटी धैर्य टूट गया। वे शुरुआती धमकी और नैतिक ब्लैकमेल के कारण घबरा गए और डर गए। अंततः रोना और दया की भीख मांगना। अर्जुन सेन, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं शाही दरबार का सेनापति विशाल हूँ, एक सैन्य कमांडर। तुम मुझे ध्वजारोहण समारोह के लिए कैसे मार सकते हो? मुझे रिहा कर दीजिए, मुझे राजधानी लौटने दीजिए। मैं महाराज से सेन परिवार और शाही दरबार के बीच शांति स्थापित करने की प्रार्थना करूंगी। जल्दबाजी में काम न करें। सेन परिवार के पूर्वजों के बारे में सोचें, वफादारी और आम लोगों के बारे में सोचें। विक्रम सेन, मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दो। उस समय मैं एक तुच्छ व्यक्ति था, मैं अंधा था, मैं शक्ति और धन का लोभी था। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने मुझे सेनापति का पद देने का वादा किया था, मुझे 3 लाख सैनिकों की कमान देने का वादा किया था। मैंने संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने मेरे परिवार को धमकी दी। मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बस हमारे पिछले भाईचारे की खातिर, जब हमने एक साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया। कृपया मुझे जाने दें, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं केवल यही चाहता था कि मेरा परिवार थोड़ा बेहतर जीवन जिए। आप मुझे समझ सकते हैं, है ना? कमांडर विशाल डर गया। उसने वेदी पर जल्लाद का ब्लेड देखा, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने कल्पना की कि उसका सिर एक ही वार में कट गया है और बैनर पर खून बिखर गया है। वह सचमुच मौत से भयभीत था। यदि वह मृत्यु से इतना भयभीत न होता और शीघ्र उठने के लिए इतना उत्सुक न होता, वह विक्रम सेन को कैसे धोखा दे सकता था, जिसने उसके प्रति असीम दयालुता दिखाई थी और सम्राट यान की ओर मुड़ गया था। वो डर गया। न केवल कमांडर विशाल, बल्कि जनरल विजय की भी आंखें भय से बड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और विक्रम सेन के आगे झुककर दया की भीख मांगने लगे। धमाका, धमाका, धमाका। जनरल सेन, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे कमांडर विशाल ने उकसाया था। मैं कभी भी शाही दरबार में भागना नहीं चाहता था। ये वही था, ये सब उसकी गलती है। उसने मुझे शाही दरबार में जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मेरे दिल में अब भी आप थे। मुझे आपकी दयालुता याद है। जनरल सेन, कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं निश्चित रूप से अपने जीवन के साथ आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। जनरल सेन, आप वफादारी को सबसे अधिक महत्व देते हैं, कृपया मेरी जान बख्श दें। विक्रम सेन ने ठंडेपन से इन लोगों पर अपनी नज़र घुमाई, फिर सीधे पीठ फेर ली, आंखें बंद कर लीं, कुछ नहीं कहा। ये शब्द मृत्यु के समय बोले गए झूठ के अलावा और कुछ नहीं थे। कैसी दया, कैसी जबरदस्ती! यदि अर्जुन के पास संहारक अस्त्र नहीं होता, तो लोगों का ये समूह जमीन पर घुटने टेककर कैसे रो रहा होता और उससे दया की भीख मांग रहा होता। वे शायद अहंकार से चिल्ला रहे होंगे कि उनका मूल चुनाव सही था, और सेन परिवार तो बस एक चींटी है जिसे शाही दरबार कभी भी कुचल सकता है ना? ऐसे चंचल अवसरवादी दया के लायक नहीं हैं।
चूंकि आप सेन परिवार की दयालुता का बदला चुकाने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब करते हैं। अपने जीवन का उपयोग सेन परिवार की महान महत्वाकांक्षाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में करो। अर्जुन सेन ने जनरलों को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखा और धीरे से चीख पड़े। उसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। उसने बस अपना हाथ हिलाया और कुछ निर्णायक और दृढ़ शब्दों के साथ उसने इन शाही दरबारी जनरलों के भाग्य को सील कर दिया। उन्हें मार डालो और उनके खून का उपयोग ध्वज को पवित्र करने के लिए करो। जनरल विजय की पुतलियां भय से फैल गईं। कमांडर विशाल का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके सिर के ऊपर लटकते जल्लाद के ब्लेड ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। उनकी हताश निगाहों के नीचे, उनके भयभीत और टूटे हुए श्रापों के बीच, ब्लेड एक ही झटके में गिर गया। फफ्त सेन परिवार के सैन्य बैनर पर खून के छींटे पड़े। सेनापति विशाल और शाही दरबार के सेनापतियों के सिर नीचे मंच पर लुढ़क गए। उनकी नसों से लगातार खून बह रहा था। उनकी आंखें मौत के बाद भी खुली रहीं, मानो उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। हालांकि किस वजह से, कोई नहीं जानता था। क्या ये गलत पक्ष चुनने का पछतावा था, या क्या यह अफसोस था कि वैभव, धन और अपार शक्ति उनकी आंखों के सामने थी, फिर भी वे क्षणिक लाभ के लिए अंधे हो गए और इस प्रकार सब कुछ खो दिया। बैनर अभिषेक के बाद सेन परिवार की सेना का मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। शाही सेना के कमांडर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, सेन परिवार के महान ध्वज को ऊंचा खड़ा देखना, तथा युवा मास्टर सेन, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था, को सैन्य ध्वज के नीचे खड़ा देखना, ऐसी भावना को केवल गर्म रक्त वाले उत्साह के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। सभी जनरलों और सैनिकों, मेरी आज्ञा का पालन करो। अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, शहर के द्वार खोलो और सिंघानिया देश पर हमला करो। उत्साहवर्धक आदेश उत्तरा। आगे की ओर के घुड़सवारों ने तुरंत अपने घोड़े दौड़ा लिए। जियांगलिंग शहर के द्वार खुल गए और सैनिक एकदम सही क्रम में शहर से बाहर निकल गए। अर्जुन सेन अपने युद्ध घोड़े के सामने खड़ा हुआ, अपना सिर घुमाया और काले चूहे से पूछा, क्या अनन्या आ गई है? मैंने अभी अभी मिस जियान को शिविर में प्रवेश करते देखा है, इसलिए वह जल्द ही यहाँ आ जाएंगी। क्या मुझे जाकर उनसे आग्रह करना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। प्रतिवेदन। एक अचानक आई रिपोर्ट ने अर्जुन सेन के अनन्या चटर्जी से मिलने के इरादे में खलल डाल दिया। एक नगर रक्षक तुरंत दौड़कर आया और अर्जुन सेन को देखते ही घुटने टेक कर बोला, युवा स्वामी, नगर के द्वार के बाहर एक असामान्य स्थिति है। आपको स्वयं आकर इसे देखना चाहिए। क्या बात है? अर्जुन सेन ने भौहें चढ़ाईं। ये राजधानी से एक यंग मिस है। वह कहती है कि वह राजधानी में है परिवार की सबसे बड़ी यंग मिस है और वर्मा परिवार की बेटी की करीबी दोस्त है। वह कहती है कि उसे एक ज़रूरी काम है और वह यंग मास्टर से मिलना चाहती है। आपके अधीनस्थ ने उसे कई बार भगाया है, लेकिन वह शहर के फाटक को अवरुद्ध करने पर अड़ी हुई है। ऊंची आवाज़ में आपसे मिलने की मांग कर रही है। उसने यहाँ तक कहा है कि अगर वह आपको बताए कि वह राजधानी से है, तो आप उससे मिलने ज़रूर आएंगे। युवा मास्टर, सेना इस समय उसके द्वारा अवरुद्ध है और शहर नहीं छोड़ सकती। राजधानी से है परिवार की सबसे बड़ी युवा कुमारी कौन है? रिया वर्मा की करीबी दोस्त। एक दृश्य उसके दिमाग में कौंधा और अर्जुन सेन याद आ गया। उसे याद आया कि रिया वर्मा के पीछे पड़ने के 3 सालों के दौरान एक मिस ही थी जो हमेशा नीली ड्रेस पहनती थी और रिया वर्मा के बहुत करीब थी। दोनों एक दूसरे को बहनें कहती थीं, दोनों ही धन की लालची थीं, लेकिन कुलीन होने का दिखावा करती थीं। यह मीरा हेगड़े एक दोमुही इंसान थी। एक ओर तो उसने लालच से उसके उपहार स्वीकार कर लिए, वहीं दूसरी ओर उसने रिया वर्मा को सलाह दी कि वह उसे इतनी आसानी से स्वीकार न करे। उसने रिया वर्मा से कहा कि वह उसे और परखें, ऊंचा आसन बनाए रखें और अलग थलग रहें, किसी पुरुष को आसानी से अपने पास न आने दें। उस समय अर्जुन सेन बहुत परेशान थे। यदि उसकी स्थिति अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली या उत्कृष्ट थी, तो उसका दिखावा करना समझ में आता है। आखिरकार वह, अर्जुन सेन, अपने पद से ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे और उनके लिए अधिक उदार होना उचित होगा, वह इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन एक चौथे दर्जे के अधिकारी की बेटी का देश की रक्षा करने वाले आदरणीय जनरल के जायज बेटे के सामने इतना घमंड और अहंकार दिखाना क्या पागलपन था।
उसे तो अपनी हैसियत और पद का भी अंदाज़ा नहीं था। युवा गुरु, ये मिस हे आखिर क्या चाहती हैं कि राजधानी से जियांगलिंग शहर तक आकर आपसे मिलें? ब्लैक रैट ने गहरी आवाज़ में कहा। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। क्या आपको उनसे मिलना चाहिए? महत्वपूर्ण, अर्जुन सेन ने हंसते हुए कहा। यह महिला और रिया वर्मा एक ही जैसे पक्षी थे। हजारों मील चलकर जियांगलिंग शहर आने वाली रिया को कौन सी महत्वपूर्ण खबर मिल सकती थी? ये प्रेम और रोमांस के अलावा और कुछ नहीं था। राजधानी में अर्जुन सेन पहले से ही उसे नापसंद करते थे। उसके लिए पुरुषों को अपने हिसाब से प्रभावित करना और नेक होने का दिखावा करके अपनी अहमियत बढ़ाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। राजधानी में वापस आकर वह रिया वर्मा के सामने लगातार कलह का बीज बोती रही। उसे नज़रअंदाज करो, उसे भाग जाने को कहो। अर्जुन सेन इतनी आलसी थी कि उसे ऐसी महिला की परवाह नहीं थी, इसलिए वह शिविर की ओर चल पड़ी। शहर के गेट का गार्ड वापस आया और मीरा हेगड़े को अर्जुन सेन की बातें बताईं तथा उसे तुरंत बाहर निकलने को कहा। मीरा हेगड़े को तो यकीन ही नहीं हुआ। वह स्तब्ध और चकित थी। क्या अर्जुन सेन पागल था? उसे बधाई देने के लिए दौड़कर जाने के बजाय उसने उसे भाग जाने को कहा। वह रिया वर्मा की छोटी बहन थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। पहले राजधानी में अर्जुन सेन को रिया वर्मा के सामने उसकी तारीफ करनी पड़ती थी, उसे उपहारों और चापलूसी से खुशामद करनी पड़ती थी और जितना हो सके उतना विनम्र रहना पड़ता था। अब जब वो ताकतवर हो गया था तो वो दिखावा कर रहा था। जब लोगों को ताकत और पैसा मिल जाता है तो वे सचमुच बदतर स्थिति में आ जाते हैं। अब मुझे अर्जुन सेन की असलियत समझ आ गई है। मैंने सोचा था कि वह एक समर्पित और वफादार आदमी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्ता मिलते ही वह मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं पहले भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और मैंने उसे शिष्ट यून से उसके बारे में अच्छी बातें कहने में भी मदद की थी। मीरा हेगड़े की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह बहुत निर्दयी है। मुझे परवाह नहीं, मुझे उससे मिलना ही होगा। तुमने अर्जुन सेन को बताया या नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं मीरा हेगड़े हूँ। मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी काम से मिलना है। जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढो, कहीं मौका हाथ से निकल गया तो। मीरा हेगड़े को सड़क के बीच में खड़े होकर लगातार एक महत्वपूर्ण मामले पर चिल्लाते हुए देखना, लेकिन ये बताने से इनकार करना कि वह क्या था। गार्ड का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने एक पैर बढ़ाया और मीरा हेगड़े को सीधे एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने मीरा हेगड़े को जबरदस्ती घसीटते हुए सड़क के किनारे ले गया। उस पर कोई दया नहीं दिखाई, उसका चेहरा झुंझलाहट और अधीरता से भरा हुआ था। मीरा हेगड़े को ऐसा अपमान कैसे सहना पड़ा? जब से अर्जुन सेन ने अपनी छोटी बहन का पीछा करना शुरू किया, राजधानी में उसकी स्थिति भी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी कठिनाई जो उसने सहन की थी वह ये यात्रा थी। आहा, मीरा हेगड़े ने अपने कपड़ों पर पैरों के निशान, बिखरे बाल और मेकअप को देखा और पूरी तरह से टूट गईं। वह जोर से चिल्लाई और बोली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। तुम बस रुको, मैं अर्जुन सेन से तुम्हें जरूर मरवा दूंगा। अर्जुन सेन, यहाँ से बाहर निकलो। तुम निर्दयी और कृतघ्न आदमी हो। क्या तुम राजधानी में बहन यून को भूल गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि जब हम राजधानी में थे तो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मीरा हेगड़े असीम आशा और दृढ़ संकल्प के साथ राजधानी से जियांगलिंग शहर तक की यात्रा की, लेकिन आधे रास्ते में ही उनका सामना डाकुओं से हुआ, जिन्होंने उनकी सारी चांदी लूट ली और जो नौकर उनके साथ थे वे भी स्थिति खराब देखकर भाग गए। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी कठिनाई कभी नहीं झेली थी। यदि उसने झूठ नहीं बोला होता और यंग मास्टर सेन की प्रेमिका होने का दावा नहीं किया होता, जिससे डाकू सावधान हो जाते, तो संभवतः उसने अपनी पवित्रता खो दी होती। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह अंततः जियांगलिंग शहर पहुंची, जहां उसे अर्जुन सेन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मीरा हेगड़े तो बहुत गुस्से में थीं। वह गार्डों द्वारा रोकने के प्रयासों के बावजूद शहर में भागी, रास्ते में हुई अपनी सारी परेशानियों के बारे में रोती रही तथा अर्जुन सेन को हृदयहीन कहकर कोसती रही। अर्जुन सेन टेंट के बाहर खड़े थे और उन्हें पर्दा उठाने का भी समय नहीं मिला था कि तभी उन्होंने मीरा हेगड़े का शोरगुल सुना।
उन्होंने आत्मधार्मिक आरोपों को सुना और अव्यवस्थित मीरा हेगड़े को आक्रोश भरी नजरों से उन पर हमला करते देखा। अर्जुन सेन वह आ चुकी थी। वह दौड़कर आए, उसका चेहरा शिकायत और अपमान से भरा हुआ था। मीरा हेगड़े के आक्रोश भरे शब्दों से गार्ड चौंक गए और अब उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि मीरा हेगड़े और अर्जुन सेन के बीच सचमुच कोई अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है। युवा मास्टर, वह जल्दी से अंदर आने पर जोर दे रही थी। आपका अधीनस्थ उसे चोट पहुंचाने से डरता था और उसे रोक नहीं सका। अर्जुन सेन ने गार्डों की ओर हाथ हिलाकर उन्हें पीछे हटने का संकेत दिया। अर्जुन सेन। जैसे ही मीरा हेगड़े ने अर्जुन सेन को देखा, उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उन्होंने प्रकाश देखने के भाव के साथ उन पर आरोप लगाया, आखिरकार मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें नहीं पता कि रास्ते में मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं आखिरकार जियांगलिंग शहर पहुँच गया और ये वही है। उसने असल में कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थीं। उसने मुझे यही लात भी मारी। देखो, यहाँ एक बड़ा सा निशान है। तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। उसने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। मेरे जीवन में मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा। राजधानी में मेरे पिता मुझे किसी खजाने की तरह प्यार करते थे। मीरा हेगड़े ने गार्ड को घृणा से देखा। फिर जब अर्जुन सेन की नज़र उस पर पड़ी तो उसने जानबूझकर हाथ बढ़ाया और अपनी छाती पर बने पदचिह्न की ओर इशारा किया। उसकी छाती थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, मानो उन्हें पहले से ही स्टाइल किया गया हो। चाहे उसने ऐसा जानबूझकर किया हो या नहीं, लेकिन जब मीरा हेगड़े की तर्जनी उंगली ने उसके कोमल स्थान को छुआ तो उसकी छाती क्रोध से जोर से धड़क उठी और ऊपर नीचे अधिक तीव्रता से कांपने लगी। अर्जुन सेन। उसके बगल में खड़े काले चूहे के चेहरे पर कठोर भाव थे। युवा मास्टर, मैं। गार्ड घबराहट में घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे समझाए। अभी अभी उसने अर्जुन सेन के उदासीन, यहाँ तक कि कुछ हद तक घृणा से भरे चेहरे को देखा था और गार्ड ने सोचा था कि अर्जुन सेन और मीरा हेगड़े के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। यही कारण था कि उसने मीरा हेगड़े को घसीटकर ले जाने का साहस किया था। लेकिन तभी उन्होंने मीरा हेगड़े के अहंकारी शब्द सुने। राजधानी में अर्जुन सेन उनके प्रति कितने सहिष्णु थे। अर्जुन सेन ने उसे कितने मूल्यवान उपहार दिए थे। उसने अर्जुन सेन की कितनी मदद की थी। इन शब्दों ने गार्ड को तुरंत परेशान कर दिया और मीरा हेगड़े के आरोपों और गुस्से ने अब उसे सचमुच अपने किए पर पछतावा कराया। क्या ऐसा है? अर्जुन सेन ने मीरा हेगड़े की और एक उदासीन नज़र डालते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। मीरा हेगड़े ने खुद से सिर हिलाया। बेशक इस नीच गेटकीपिंग कुत्ते ने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। अर्जुन सेन, तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी चाहिए। जब मैं राजधानी में थी तब मैंने तुम्हारी बहुत मदद की थी। जब आप सिस्टर यून का पीछा कर रही थीं तो मैं हमेशा आपके लिए अच्छी बातें कहती थी। यह अफसोस की बात है कि सिस्टर यून के अपने विचार हैं। उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी और हमेशा आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं रहीं। सिस्टर यून भी ऐसी ही हैं। वह बहुत जिद्दी हैं, मेरे विपरीत, जो बचपन से ही विचारशील और समझदार रही हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं वह नहीं हूँ। अगर मैं वह होती तो मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया होता। अर्जुन सेन एक हाथ पीछे करके मीरा हेगड़े की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मीरा हेगड़े उन मुस्कुराती आंखों में छिपी बर्फीली ठंड को कैसे समझ पाती। वह कुछ बता नहीं सकी और उसने तो ये भी सोचा कि अर्जुन सेन उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये कहावत कि एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं वास्तव में सटीक है। मीरा हेगड़े और रिया वर्मा की गहरी दोस्ती की वजह ये थी कि उनके व्यक्तित्व में काफ़ी समानता थी। रिया वर्मा एक ऐसी महिला थीं जो थोड़ा सा प्रोत्साहन पाकर घमंडी हो जाती थीं, जबकि मीरा हेगड़े एक दोमुही चालबाज थीं। जब उसने अर्जुन सेन को देखा, जो ओज से भरा हुआ, सुंदर और प्रभावशाली था, जिसमें उभरते हुए राजत्व की आभा थी और जो सिंघानिया देश पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो उसके हृदय में छिपे विचार को दबाया नहीं जा सका। क्या वह सचमुच अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अर्जुन सेन को ढूंढने जियांगलिंग शहर आ रही थी? वह वास्तव में ये सब अपने लिए कर रही थी। अपनी छोटी बहन को इतनी अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाने देने से बेहतर है कि वह उसे अपने हाथों में ही रखे।
अगर सचमुच कोई मौका हो तो क्या होगा। अब जब अर्जुन सेन इतना शक्तिशाली था तो राजगद्दी पर बैठना तो बहुत मुमकिन था। अर्जुन सेन टिल्ड, मुझे लगता है मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इतना पैदल आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। मैं स्थिर होकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। एक क्षण मीरा हेगड़े पूरी तरह से प्रभावशाली आभा से भरी थी और अगले ही क्षण वह कमजोर होकर अर्जुन सेन की ओर गिर पड़ी। अर्जुन सेन, जो इन सब छोटी छोटी बातों को समझ चुके थे, ने उपहास किया और सीधे एक कदम पीछे हट गए। धम्म, मीरा हेगड़े जमीन पर गिर पड़ी और उनकी हथेली की त्वचा खरोंच गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। अर्जुन सेन को देखते हुए उसकी पहले वाली चुलबुली नजरें चकनाचूर हो गईं। अर्जुन सेन, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे उठाने में मदद करोगे? अर्जुन सेन, काला चूहा, पास में घुटनों के बल बैठा गार्ड बोला। एक पल वह राजधानी के मामलों पर बात कर रही थी और अगले ही पल अचानक बेहोश हो गई। ये बदलाव बहुत अचानक हुआ था, है ना? आप जियांगलिंग शहर में क्यों आए हैं? अर्जुन सेन मीरा हेगड़े के साथ और अधिक समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे। 3 साल पहले जब वह पहली बार राजधानी आया था तो उसे ऐसी ही छोटी छोटी चालों से अनगिनत प्रलोभनों का सामना करना पड़ा था। उस समय सम्राट हर्षवर्धन सेन परिवार को बहुत महत्व देते थे और उसे विशेष रूप से राजधानी में स्थानांतरित कर रहे थे और हर कोई सेन परिवार की सत्ता के पीछे पड़ा था। मीरा हेगड़े के इरादे कुछ और क्यों नहीं हो सकते? मैं मीरा हेगड़े को अपना अभिनय जारी रखना मुश्किल हो रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह स्वयं उठकर बैठ जाए और असंतोष के साथ अपने आने का उद्देश्य बताए। मैं आपसे बहन यून को बचाने के लिए कहने आई थी। रिया वर्मा। अर्जुन सेन की आंखों में उपहास और गहरा हो गया। हाँ, मीरा हेगड़े ने दयालु भाव से सिर हिलाया। उनके शब्द बहुत ही कुशलता से लिखे गए थे, जिनमें से 7 भागों में सूक्ष्मता से यह संकेत दिया गया था कि रिया वर्मा एक बदचलन महिला थी, तथा 3 भागों में उन्होंने खुद को एक दयालु और कोमल हृदय वाली महिला के रूप में उजागर किया था। और उसने विशेष रूप से वही बातें कहने का चुनाव किया जिनसे उसे लाभ होता था, और उसके हर शब्द में एक संकेत छिपा था। बहन यून अब एक दयनीय जीवन जी रही हैं। उन्होंने युवा मास्टर गुप्ता से विवाह किया है। जब से यंग मास्टर गुप्ता ने अपनी शादी की रात ताजगी का स्वाद चखा है, वह आप समझ रहे हैं अर्जुन सेन। आने वाले दिनों और रातों में वह हमेशा सिस्टर यून के पास जाता था। सिस्टर यून के पास कोई विकल्प नहीं था। एक महिला युवा मास्टर गुप्ता का विरोध कैसे कर सकती थी, जिनका वजन लगभग 200 किलो है। उन्होंने कहा कि उन्हें दर्द भी हो रहा था और वे खुद को संभाल भी नहीं पा रही थीं, जो कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। अर्जुन सेन, आपको समझना चाहिए। अर्जुन सेन ने मीरा हेगड़े की ओर देखा, जो मासूमियत का नाटक कर रही थी और वास्तव में बहुत नाराज थे। समझा? उसने क्या समझा? वह कैसे समझ गया? अर्जुन सेन की भौहें 2 बार फड़की और वह कुछ सेकंड तक सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर उन्होंने तुरंत खुद को रोक लिया। उन्होंने महसूस किया कि आज रात जब वह सोएंगे तो उन्हें 100 गुना अंक पाने के लिए अपनी मंगेतर के साथ एकजुट रहने का सत्र करना होगा। ब्लैक रैट और गार्डो ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उनकी उलझन में जिज्ञासा भी शामिल थी। लेकिन मीरा हेगड़े ने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, उस दिन मैं चुपके से सिस्टर यून से मिलने गई थी और वह रो पड़ी और मुझसे मदद करने के लिए कहा और कहा कि वह अब गुप्ता परिवार में नहीं रहना चाहती। उसने कहा कि उसे सचमुच इसका पछतावा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया है और वह आपके साथ पुनः जुड़ना चाहती है। मैंने देखा कि वह कितनी दयनीय थी और मेरा दिल पिघल गया, इसलिए मैं आपको खोजने के लिए यहाँ दौड़ा। अर्जुन सेन, कृपया बहन यून की मदद करें। इस समय मीरा हेगड़े ने 2 बार दर्द से रोने का नाटक किया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए कहा, हालांकि सिस्टर यून थोड़ी घमंडी हैं, सच्ची भावनाओं से थोड़ी अनजान हैं, मेरी तरह स्पष्टवादी नहीं हैं और मेरी तरह दूसरों की दयालुता को महत्व नहीं देती। लेकिन कोई बात नहीं, सिस्टर यून अभी भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बस मेरी खातिर कृपया उसे बचाने के लिए राजधानी जाए, उसे यंग मास्टर गुप्ता के हाथों से छुड़ाए, ठीक है?
मैं अब उसे इस तरह पीड़ित और मजबूर होते हुए नहीं देख सकता, मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखता है। जब तक तुम सिस्टर यू को बचा सको, मैं तुम्हें पैसे चुका दूंगा। तुम जो चाहो कर सकती हो। कई विचारोत्तेजक टिप्पणियाँ। विचारोत्तेजक निहितार्थ लेकर, साथ ही अंतिम वाक्य, जो भी आप चाहें। यदि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अर्जुन सेन न होता तो शायद वे हार मान लेते। कहना ही होगा, मीरा हेगड़े वाकई रोमांस की एक स्वघोषित उस्ताद थीं। वो खुद को कुलीन बताती थीं, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती थीं और मर्दों को अपने वश में करना बखूबी जानती थीं। उन्होंने अर्जुन सेन को ये भी संकेत दिया कि अगर वह रिया वर्मा को बचाएंगे भी तो मीरा हेगड़े की अपील पर। अफसोस की बात है, अर्जुन सेन इसके झांसे में नहीं आए। तुम्हारा मतलब है, रिया वर्मा ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए जियांगलिंग शहर आने के लिए कहा था। अर्जुन सेन की बात से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। उसे यंग मास्टर गुप्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्होंने अपनी शादी पूरी की, लेकिन क्योंकि यंग मास्टर गुप्ता की पृष्ठभूमि बहुत विनम्र है, वह इसे स्वीकार करते हुए रो रही है और साथ ही इससे मुक्त होना चाहती है। उसे अंततः मेरी अच्छाई का एहसास हो गया है, इसलिए वह मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहती है। उसे क्यों करना चाहिए? वह सचमुच सोचती है कि मैं एक मूर्ख हूँ। मीरा हेगड़े ने ये शब्द सुने तो एक पल के लिए उनका दिल दहल गया। अंदर ही अंदर वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन सेन रिया वर्मा को बचाए। आखिर इतना अच्छा, बेहद स्नेही और वफादार आदमी, जिसके पास ताकत और प्रभाव भी था, किसी प्रेमिका को क्यों दिया जाए? क्या उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वह खुद उसे पाले? लेकिन वह ये नहीं दिखा सकी। आखिरकार उनका व्यक्तित्व दयालु और करुणामय था, इसलिए जैसे ही उसने अर्जुन सेन को ये कहते सुना, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया, उसकी आंखें सदमे और आंसुओं से भर गईं। फिर उसने उस पर शब्दशः आरोप लगाया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अर्जुन सेन, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। सिस्टर युन ने अभी अभी अपनी मासूमियत खोई है ना? उसकी अभी अभी शादी हुई है ना? इसी वजह से तुम उससे घृणा करते हो, है ना? लेकिन उसने यंग मास्टर गुप्ता से शादी की है तो वो सब तुम्हारी वजह से। यदि महाराज आपको जीवित पकड़ना न चाहते तो वे कैसे खतरे में पड़ती? तुम बहुत स्वार्थी और निर्दयी हो। तुम्हारे पास ताकत जरूर है, लेकिन तुम सिस्टर यू को बचाने को तैयार नहीं हो। सीधे सीधे बताओ, तुम्हें जाने के लिए क्या करना होगा? मैं सिस्टर यू के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मीरा हेगड़े ने अपनी गर्दन उठाई और अर्जुन सेन को गौर से देखने लगी। कहानी की पुस्तकों में कथानक के विकास के अनुसार उसने सोचा अर्जुन सेन एक भयावह हंसी हंसते हुए सीधे उसके छोटे चेहरे पर चुटकी काटते। फिर कुछ ऐसा कहें कि चूंकि आप कुछ भी करने को तैयार हैं तो मेरा अनुसरण करें, या ऐसा ही कुछ। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक थप्पड़ ध्वनि। अर्जुन सेन ने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह 3 से 5 मीटर दूर जा गिरी। मीरा हेगड़े के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे उन्हें चक्कर आने लगा और वे बेसुध हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उनके 2 दांत टूट गए और मुंह खून से भर गया। मीरा हेगड़े का चेहरा इतना दर्दनाक था कि उसमें कोई संवेदना नहीं थी। ये घटना 10 सेकंड से अधिक समय बाद घटी। उसके गाल पर एक जोरदार दर्द छा गया। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, उसका मुंह खून से भरा हुआ था और आश्चर्य से अर्जुन सेन की ओर देखने लगी, जिसने उसे मारा था। उस नज़र में उन्होंने न केवल अर्जुन सेन को देखा, लेकिन अनन्या चटर्जी को भी देखा, जो पर्दा हटाकर बाहर निकल गई थी। अनन्या चटर्जी अर्जुन सेन से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसकी निगाहें ठंडी थीं, उसकी आंखें काली खाई की तरह गहरी थीं। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि मीरा हेगड़े का जियांगलिंग शहर में आने का क्या इरादा था। आप क्या सहना चाहती हैं? अनन्या चटर्जी के हल्के शब्दों से मीरा हेगड़े का चेहरा पीला पड़ गया। आप मिस चटर्जी। मीरा हेगड़े की आंखें चौड़ी हो गईं। अनन्या चटर्जी की अद्भुत सुंदरता को गौर से देख रही थी। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। तुम क्या तुम लापता और मरी हुई नहीं थीं? आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? इस राजवंश में समाचार सीमित थे। 10 दिन से लेकर आधे महीने पहले घटित घटनाएं राजधानी तक भी नहीं पहुँचती थीं।
मीरा हेगड़े का परिवार भी कोई बड़ा दरबारी नहीं था, उनका आधिकारिक पद वर्मा परिवार से भी कम था। उनकी सारी जानकारी देरी से मिली और अभी भी उस समय तक अटकी हुई थी जब ग्रैंड ट्यूटर सेन की बेटी राजधानी में लापता हो गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अनन्या चटर्जी, जिसे किसी अंधेरी गली में मर जाना चाहिए था, अचानक सीमा पर प्रकट हुई, वह भी अर्जुन सेन के साथ। कौन थी अनन्या चटर्जी? वह राजधानी की सबसे महान कुलीन बेटी थी, जिसकी सुंदरता ने दुनिया के अद्वितीय शहरों को मोहित कर लिया था। यदि अर्जुन सेन का दिल नहीं टूटा होता, जो लगातार 3 वर्षों तक उनके आवास में एकांत में रहती रहीं और कभी कभार ही दिखाई देती रहीं, तो संभवतः पूरी राजधानी में हंगामा मच गया होता और फिर उनका इससे क्या लेना देना होता। क्या आप ये देखकर बहुत निराश हैं कि मैं अभी भी जीवित हूँ? अनन्या चटर्जी ने हल्की सी मुस्कान दी, उनकी मुस्कान में खुशी का कोई संकेत नहीं था। अभी अभी मैंने तुम्हें ये कहते सुना, तुम्हारी खातिर और उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की खातिर अर्जुन से मिस वर्मा को बचाने के लिए कहना। तुमने ये भी कहा था कि अगर अर्जुन तैयार हो तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो। अभी तुम क्या देने वाली थीं? राजधानी से सीमा तक आते हुए क्या आप मिस वर्मा को बचाने के लिए खुद को मेरे मंगेतर को देने की योजना बना रहे थे? बूम! मीरा हेगड़े का दिमाग खाली हो गया। अनन्या चटर्जी के आखिरी वाक्य ने मीरा हेगड़े के दिल को छू लिया। एक अधिकारी की यंग मिस होने के नाते, जिसे पुरुषों का दिल जीतने के अलावा कुछ नहीं आता था, उसके पास खुद के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके सामने की 2 आंखें, जिनकी बदलती निगाहें और आकर्षण सितारों के समान था, ऐसी थीं कि 10 मीरा हेगड़े मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। मीरा हेगड़े के होंठ कांपने लगे और काफी देर तक वह खंडन का एक भी शब्द नहीं बोल सकीं। पागल! राजधानी में रिया वर्मा के अलावा मुझे सबसे ज्यादा तुम ही नापसंद थीं। तुम और वो सच में एक जैसे 2 इंसान हैं। अर्जुन सेन ने मीरा हेगड़े की तरफ बेरुखी से देखा। अभियान के लिए यह एक अच्छा दिन माना जा रहा था, लेकिन उनका मूड आधा खराब हो चुका था। फिर उसने अपनी मंगेतर की ओर देखा, जिसका स्नेह मूल्य करोड़ों में पहुंच गया था। उसके नम होंठ कसकर भींचे हुए थे। ये स्पष्ट था कि वह महसूस कर रही थी कि उसके साथ अन्याय हुआ है और शायद इस समय वह बहुत ईर्ष्यालु थी। अर्जुन सेन ने तुरंत गार्डों को आदेश दिया, उसे बाहर खींचो और पीट पीट कर मार डालो। उसकी किस्मत खराब है, उसे पीट पीट कर मार डाला। हाँ, गार्ड ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर जल्दी से सिर हिला दिया। मीरा हेगड़े घबरा गईं। उन्होंने सचमुच यंग मास्टर सेन से इतने बेरहम होने की उम्मीद नहीं की थी। वह, एक कमज़ोर औरत, उसे ढूंढने के लिए हज़ारों मील का सफ़र तय कर आई थी। उसने तो यहाँ तक इशारा कर दिया था कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसे ले भी सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। अर्जुन सेन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम सिस्टर यून को बचा लो। वाह वाह वाह, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। मिस चटर्जी, मैं गलत था, कृपया मुझे बचा लो। अर्जुन सेन, क्या आप भूल गए? राजधानी में वापस आकर मैंने तहे दिल से आपकी तारीफ की थी। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। वाह वाह, मुझे जाने दो। मैं अब जियांगलिंग शहर में नहीं रहना चाहता। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं राजधानी वापस जाना चाहता हूँ। मीरा हेगड़े डरी हुई थीं, रो रही थीं और दया की भीख मांग रही थीं। यंग मास्टर सेन की निर्दयी अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लगा जैसे वह उसे पीट पीट कर मार डालने पर आमादा हो। मीरा हेगड़े डर के मारे कांप रही थीं और अब उन्हें अपनी बेतरतीब खूबसूरती वाली छवि की कोई परवाह नहीं थी। रोते हुए उनका चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से लथपथ था। अब उनकी एकमात्र उम्मीद अनन्या चटर्जी पर टिकी थी। अगला दृश्य वैसा ही सामने आया जैसा उसने चाहा था। अनन्या चटर्जी ने अपना हानिरहित व्यक्तित्व बनाए रखते हुए वास्तव में बात की। मीरा हेगड़े की हताश और ढहती निगाहों के नीचे उनके होठों से निकली आवाज स्वर्ग की ध्वनि के समान थी, अर्जुन, उसे मुझे सौंप दो। स्विश! मीरा हेगड़े ने अचानक ऊपर देखा, ये सोचकर कि वह पूरी तरह से बच गई है, और जल्दी से उत्साह से सिर हिलाया। हाँ हाँ, वो मुझे मिस चटर्जी को सौंप दो। मैं अब और कोई जंगली विचार रखने की हिम्मत नहीं करूंगी।
अगर मुझे पता होता कि मिस चटर्जी लापता नहीं है और अभी भी जियांगलिंग शहर में है तो मैं नहीं आता। मुझे ये सब क्यों सहना पड़ा? बहन युन भी कुछ खास है, मुझे साफ साफ नहीं बता रही। वाह वाह। अर्जुन सेन ने मीरा हेगड़े की ओर एक ठंडी, कठोर नज़र डाली। उन्होंने गार्ड को इशारा किया, जिसने तुरंत मीरा हेगड़े को बैरक में पहुंचा दिया। मीरा हेगड़े जाते समय खुशी से रो रही थीं। इस उत्साहित मुस्कान ने जोया को दया से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। बेवकूफ़, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मास्टर तुम्हें दयावश बचा रहे हैं? आपका काम खत्म हो गया, क्या आपको पता है? जोया ने अपना सिर हिलाया, फिर यंग मास्टर सेन की ओर देखा। युवा मास्टर सेन ने शुरू से अंत तक कारण नहीं पूछा था, न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि अनन्या चटर्जी इस महिला के साथ कैसा व्यवहार करेगी। उन्हें बस थोड़ा भावुक महसूस हुआ कि उनकी मंगेतर अभी भी बहुत दयालु थी और आसानी से धोखा खा जाती थी। बाहर की दुनिया खतरनाक है, अगर आप इतने नर्म दिल हैं तो क्या करेंगे? युवा मास्टर सेन ने अनन्या चटर्जी को सहनशील नज़रों से देखा और उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। जब कोई आंसू बहाता है तो उसे यूं ही छोड़ देते हैं। अगर किसी दिन आपकी पीठ में छुरा घोंपा जाए तो क्या आप दर्द से नहीं रोएंगे? जोया ने जीभ चटकाए। क्या मास्टर जी ऐसा लग रहा है कि वह इसे जाने दे रही हैं? ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह मामले को अपने हाथ में लेने जा रही है। अनन्या चटर्जी ने अपना सिर यंग मास्टर सेन की बाहों में छिपा लिया। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। नहीं, मैं नर्म दिल नहीं हूँ। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती और अर्जुन मुझे धोखा नहीं खाने देगा। युवा मास्टर सेन ने असहायता में धीरे से आह भरते हुए अनन्या चटर्जी के सिर पर हाथ फेरा। वह मीरा हेगड़े को मरते हुए नहीं देखना चाहती थीं, फिर भी उन्होंने कहा कि उनका दिल नर्म नहीं है। उसकी मासूम और दयालु मंगेतर, यह अच्छा हुआ कि वह उससे मिली, अन्यथा वह 180 बार धोखा खा चुकी होती। अर्जुन, लगता है अब मैं आपके साथ अभियान पर नहीं जा पाऊंगी। अनन्या चटर्जी ने सिर उठाया, उनकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं और उन्होंने धीरे से कहा, पिताजी को सर्दी लग गई है और उन्हें लगातार तेज बुखार है। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं कुछ दिन रुककर उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। जैसे ही उसका बुखार उतरेगा मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा। चाचा, युवा मास्टर सेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कल तो वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रहे थे? अचानक बीमार कैसे हो गए? वह बस बीमार हो गया था। अनन्या चटर्जी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। उन्हें डर था कि यंग मास्टर सेन को शक हो जाएगा और वे और प्रश्न पूछेंगे। फिर उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और समय बताते हुए कहा, हाँ, 15 मिनट पहले। अभी अभी उसने जोया को बर्फ का पानी लाने का आदेश दिया था और ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी पर पूरी तरह से पानी डाला था। 10 डिग्री से भी ज्यादा नीचे के इस शून्य से नीचे के मौसम में कमजोर ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी तुरंत ही अपने बिस्तर पर गिर पड़े, जम गए। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें विभिन्न राष्ट्रों की गठबंधन बैठक के लिए पूर्वी मध्य मैदानों में जाना था। अर्जुन की महान महत्वाकांक्षा के लिए वह केवल अस्थायी रूप से अपने बुजुर्ग पिता को सर्दी के कारण बलिदान कर सकती थी। युवा मास्टर सेन को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। उनका दिल थोड़ा रुका हुआ सा लग रहा था। ग्रैंड ट्यूटर सेन की बीमारी वाकई समय पर आई थी। तेज बुखार के कारण वे सेना के साथ तो जा नहीं सकते थे, लेकिन उसने पिछला आधा महीना या तो अपनी सबसे बड़ी बहन को बचाने के लिए या फिर सेना को प्रशिक्षित करने और रणनीति बनाने में बिताया था। उसके दिमाग में ढेरों बातें उमड़ रही थीं, जिसकी वजह से इस दौरान उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह बस अनन्या चटर्जी को गोद में लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मासूम गुड नाइट किस करके सो जाता था। उसने आज रात एक गहरे अंतरंग आलिंगन की कल्पना पहले ही कर ली थी। परिणामस्वरूप अनन्या चटर्जी अभी नहीं जा सकीं। ये बंद हो गया, ये बंद नहीं हो सकता। मीरा हेगड़े के विचारोत्तेजक वर्णनों ने यंग मास्टर सेन के मन में एक जीवंत छवि गढ़ दी थी। उन्होंने गला साफ किया, अपनी बाहों में लेटी उस नाजुक और आकर्षक महिला को देखा और गहरी आवाज में पूछा, चाचा बीमार हैं, इसलिए तुम्हें यहीं रुककर उनकी देखभाल करनी होगी। ऐसा क्यों न हो, कुछ दिनों में जब अंकल की हालत ठीक हो जाएगी तो मैं ब्लैक रैट को आपको लेने भेज दूंगा।
लेकिन अब तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी। ये देखकर यंग मास्टर सेन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। अनन्या चटर्जी को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने अपनी चमकती आंखें झपकाईं, उनमें थोड़ी उलझन थी। अर्जुन, तुम्हें मेरी किस काम में मदद चाहिए? खांसी, काले चूहे, थोड़ा पीछे हट जाओ। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी तंबू में आने की अनुमति नहीं है। मुख्य सेना पहले जाएगी, हम आधे घंटे बाद रवाना होंगे। ब्लैक रैट ने असमंजस में सिर हिलाया और तुरंत जोया को लेकर थोड़ा दूर चला गया। जोया का चेहरा घबराहट और उलझन से भरा था। न जाने क्यों, उसे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता रहता था। क्या युवा मास्टर सेन की नज़र अभी मास्टर की ओर कुछ ज़्यादा ही गहरी थी? इसमें एक गहराई थी और साथ ही एक अजीब, अनिच्छुक भावना भी। किस तरह की मदद के लिए आधा घंटा चाहिए? और वो भी अभी? जोया ने चुपचाप अपना सिर घुमाया और पीछे की ओर देखा। उसने देखा, इसके बाद यंग मास्टर सेन ने अनन्या चटर्जी को चुना। फिर उसने तंबू का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। कुछ सेकंड बाद तेज कानों वाली जोया ने अंदर से धीमी आवाज़ें सुनी, जिनमें अनन्या चटर्जी के बीच बीच में शर्मीले सवाल भी शामिल थे। अर्जुन, क्या ये ठीक है? मैंने ये कोशिश नहीं की है। क्या करने की कोशिश की? वास्तव में क्या प्रयास किया? जोया ध्यान से सुनने के लिए झुकी। कुछ इस तरह। क्या यह इसी तरह काम करता है? डिंग, एक गहन अंतरंग संपर्क का पता चला। ये संपर्क वह संपर्क नहीं है। पहली बार 100,000 अंकों का इनाम। 1 सेकंड की अवधि, 1000 अंक की वृद्धि। डिंग, अंक 1000, 2000, 3000 तक बढ़ गए। डिंग, अंक 1560,000, 1561,000 तक बढ़ गए। अंक लगातार बढ़ रहे हैं। डिंग, अंकों में 3312,000 की वृद्धि हुई। कुल अंक 6782,300 हैं। उफ, धिक्कार है। मटेरियल मॉल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे कभी नहीं बताया कि यह 1000 गुना अंक की गणना थी। ये वे विचार थे जो अर्जुन सेन के मन में उस आखिरी क्षण में कौंधे जब अनन्या चटर्जी ने उनकी मदद की। वह बहुत जल्दबाज था। हाथ पकड़ना, प्रति सेकंड 1 अंक। चुंबन, प्रति सेकंड 100 गुना अंक। तार्किक रूप से कहें तो क्या बस एक आखिरी कदम बाकी नहीं था? अर्जुन सेन ने पहले तो शादी से पहले हालात सुलझने और सिंघानिया कंट्री पर कब्जा होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, और बीच में इस मामले को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में उसके अंक सीधे कई मिलियन बढ़ गए। यदि उसे पता होता कि अंक प्राप्त करना इतना आसान है, तो वह हाथ पकड़ने की जहमत क्यों उठाता? आज से अर्जुन सेन भी सूक्ष्म रूप से दूसरे यंग मास्टर गुप्ता बन गए, लेकिन दुर्भाग्य से अनन्या चटर्जी इस दौरान जियांगलिंग शहर में रहे, इसलिए वह केवल अपने विचारों को दबा सके और ब्लैक रैट के साथ निकल पड़े। सेन परिवार की 90,000 सैनिकों वाली सेना सिंघानिया देश की सीमाओं की ओर बढ़ी। काला चूहा ये देखकर हैरान रह गया कि उसके युवा स्वामी अचानक दीप्तिमान हो गए थे। उसने सोचा कि मिस चटर्जी ने उसे इतना प्रभावशाली बनाने में क्या मदद की होगी। उसका आभामंडल अचानक अलग सा महसूस हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि यह किस प्रकार भिन्न था। युवा मास्टर, आपने मिस चटर्जी से क्या करने को कहा? ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा में बहुत अधिक उत्साह है। तुम्हारा रूप भी 2 कदम और सुंदर हो गया है। तुम अपने अधीनस्थ के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? ब्लैक रैट ने अर्जुन सेन के हाव भाव देखे, जो कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक था। अर्जुन सेन ने चुपचाप ब्लैक रैट की ओर देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में पुनर्तः असंभवता झलक रही थी। ब्लैक रैट को हमेशा लगता था कि यंग मास्टर की निगाहें थोड़ी खतरनाक हैं, इसलिए उसने इस बारे में दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया। यंग मास्टर, अपने पीछे देखो, मिस चटर्जी जियांगलिंग सिटी में खड़ी होकर आपको देख रही हैं। अर्जुन सेन ने सिर घुमाकर देखा। बहुत दूर से उसे एक चमकदार लाल आकृति दिखाई दी। अनन्या चटर्जी शहर की दीवार पर चुपचाप खड़ी थी, एक लबादा ओढ़े। उसकी नज़रें उस तरफ टिकी थीं जिस तरफ से वह जा रहा था, मानो उसने उसे वापस मुड़ते देखा हो। अनन्या चटर्जी ने मनमोहक मुस्कान दी। ये दृश्य, ये बात हमेशा के लिए अर्जुन सेन के दिमाग में अंकित हो गई।
सुप्त स्मृतियों ने अचानक उसकी नसों पर हमला कर दिया। क्या यह एक भ्रम था, या क्या हर कोई ऐसी ही सजीव छवि का अनुभव करता है? एक स्थान, एक दृश्य, एक व्यक्ति अचानक आपके मन में प्रवेश करता है, जिससे आपको एक प्रकार की अनुभूति होती है, जैसे कि आपने पहले कहीं ऐसा सपना देखा हो, फिर भी आप निश्चित नहीं हो पाते कि यह अनुभूति एक सपना है या नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह कहीं न कहीं अवश्य हुआ होगा, और इस बार यह पुनः स्मृति के साथ ओवरलैप हो गया। हिस, अर्जुन सेन का दिल अचानक धड़क उठा, एक तेज दर्द, लेकिन ये दर्द जल्दी ही गायब हो गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी छाती पर दबे हाथ को खाली नजरों से देखा। डिंग, 80 लव पॉइंट्स की वृद्धि का पता चला। अधिकतम स्कोर 100 पॉइंट्स है। अधिकतम स्कोर तक पहुंचने पर एक रहस्यमय पेज अनलॉक हो जाएगा। युवा मास्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तो बस ये दृश्य थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। क्या ऐसा है? युवा गुरु, मेरे मन में भी कभी कभी ऐसे विचार आते हैं। कभी कभी जब मैं किसी खास जगह जाता हूँ, तो मेरे मन में वैसे ही दृश्य कौंध जाते हैं, जैसे पहले कभी हुए थे। ये सामान्य बात है। क्या ये सामान्य है? अर्जुन सेन को पता नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई आवाज़ उसे कह रही हो। उन्हें लगा कि अनन्या चटर्जी उनके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अर्जुन सेन को शायद ये कभी पता नहीं चलेगा कि अनन्या चटर्जी के लिए महत्वपूर्ण शब्द भी इसका वर्णन नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी नियति थी जिसे अनन्या चटर्जी अपनी पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कर रही थी। मास्टर, आप क्या देख रहे हैं? जोया चुपके से अनन्या चटर्जी के चेहरे पर नजर रख रही थी। मैं अर्जुन को देख रहा हूँ। इस बार मैं निश्चित रूप से उनके लौटने का इंतजार करूंगा। चलो, शहर वापस चलते हैं। पूर्वी मध्य मैदानों के लिए प्रस्थान का समय हो गया है। अनन्या चटर्जी ने अपनी नज़रें हटा लीं, उसके होठों की मुस्कान भी फीकी पड़ गई, और उसकी आंखें गहरी और खतरनाक हो गईं। उनमें वह विश्वास बिल्कुल नहीं था जो उसने अर्जुन सेन का सामना करते समय दिखाया था। इतना चंचल, ये औरत बहुत चंचल है। एक बार जब उसकी आंखों में युवा मास्टर सेन की छवि नहीं रह जाती, तो वह अत्यंत दमनकारी हो जाती। जोया कांपती हुई उसके पीछे पीछे चली। अनन्या चटर्जी को बैरक की ओर आते देखकर उसने राहत की सांस ली और धीरे से एक और सवाल पूछा, मास्टर, वो क्या था? अभी अभी आप और युवा मास्टर सेन तंबू में ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा हल्का, थोड़ा सौम्य। आप क्या कर रहे थे? जोया नहीं चाहती थी कि वह किसी बात पर ध्यान दे और डांटे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह बहुत उत्सुक थी। अनन्या चटर्जी ने ठंडी नज़र से देखा। जोया ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, मुझे तो मरना ही चाहिए। घोड़े तैयार हैं और ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को सूचित कर दिया गया है। इस बार हम निश्चित रूप से उजागर नहीं होंगे। हम विभिन्न देशों की गठबंधन बैठक के लिए 5 दिनों में पूर्व में युवानलोंग प्राचीन शहर पहुंचेंगे। मास्टर, मीरा हेगड़े का क्या? क्या आप उसे साथ लाना चाहते हैं? अनन्या चटर्जी बैरक के प्रवेश द्वार पर रुकी, अपना सिर थोड़ा झुकाया और बोली, आप उसकी जान बख्शना चाहते हैं? जोया ने तुरंत अपना सिर हिलाया। पर्दा 2 दुबले पतले गोरे हाथों से खोला गया। मीरा हेगड़े, जो अभी भी बंधी हुई थी, रो रही थी और पछता रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने जल्दी से ऊपर देखा। ये देखकर कि जो व्यक्ति आया था वह मिस चटर्जी थी, उन्हें राहत भी मिली और थोड़ी निराशा भी। मुंह बनाते हुए उन्होंने कहा, मिस चटर्जी, आप ही हैं। आखिरकार आप आ ही गईं। आप अभी तक वहां क्यों खड़ी हैं? मुझे जल्दी से खोलो। अर्जुन सेन वाकई कुछ खास हैं, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता। मैंने उससे बहुत विनती की, क्या उसके जैसा बड़ा आदमी थोड़ा नर्म नहीं पड़ सकता था? वह सिस्टरयों को बहुत पसंद करता था। मुझे लगता था कि वह सचमुच समर्पित और वफादार है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घटिया होगा। जैसे ही उसने देखा कि सिस्टरयों अपनी पवित्रता खो रही है और थोड़ी शक्ति प्राप्त कर रही है, वह बहक गया। बहन यून को राजधानी में बहुत कष्ट सहना पड़ा और उन्हें उनके लिए भी बुरा नहीं लगा, और उन्होंने मुझे लगभग पीट पीट कर मार डाला। मिस चटर्जी, आप बहुत दयालु हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? आप अर्जुन सेन को सिस्टर यून को बचाने के लिए क्यों नहीं मना लेती?
अर्जुन सेन भविष्य में ऊंचे पद पर पहुंचेगा और तब उसके पास जरूर 3 महल और 6 आंगन होंगे। जैसे ही वह बोली, मीरा हेगड़े को अचानक एहसास हुआ कि माहौल कुछ खराब था। उसने ऊपर देखा तो अनन्या चटर्जी बिना किसी भाव के उसे घूर रही थी। वो शांत, लहर रहित नजर, बिना किसी एकाग्रता के, मानो किसी मरे हुए इंसान को देख रही हो। मीरा हेगड़े अचानक डर गईं। उन्होंने गला साफ किया और डरते हुए पूछा, क्या करना चाहती हो? आपके स्वर से तो ऐसा लग रहा है कि आप अब भी खुद को अर्जुन को समर्पित करना चाहते हैं। मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। नहीं, मैं मिस वर्मा को बचाने जाऊंगा। अर्जुन, उसके साथ कोई और नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों नहीं होगा? अनन्या चटर्जी धीरे से नीचे बैठी, उनके मनमोहक चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी आवाज बहुत ही कोमल थी और मीरा हेगड़े को ये अंतरंग शब्द असाधारण रूप से धीरे से कह रही थीं। क्यों? मीरा हेगड़े की पीठ ठंडी महसूस हुई, किसी अशुभ संकेत का पूर्वाभास। क्योंकि मैं उन सबको मार डालूंगा। फफ्ट, आह! उनकी स्मृति में वह कमजोर मिस चटर्जी, जिसकी सेन परिवार से सगाई टूट गई थी, ग्रैंड ट्यूटर की यंग मिस थी, जो गपशप से डरकर घर के अंदर ही रहती थी और तब भी उदासीन रहती थी जब रिया वर्मा उसे अपमानित करती थी। इस पल मीरा हेगड़े ने उसे पुनः खोजा। जिस क्षण फिल्टर टूटा, मीरा हेगड़े का दिल, जो उनके गले में अटका हुआ था, भी टूट गया। बैरकों से दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं, हर आवाज भयावह थी, जिससे ये कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि मीरा हेगड़े अंदर कितना दर्द सह रही होंगी। उन्होंने सोचा था कि अनन्या चटर्जी के हाथों में पड़ना ही मुक्ति होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक खाई थी। मीरा हेगड़े के भाग्य का फैसला करने के बाद अनन्या चटर्जी ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना जोया को जंगल में शव को फेंकने का निर्देश दिया। फिर जोया को लेकर पूर्वी मध्य मैदानों की ओर तेजी से चल पड़ी। समय जल्द ही 2 दिन बीत गए। दस्तक, दस्तक, दस्तक। वरिष्ठ बहन कियानयान, आपके पास एक पत्र है। समुद्र के बीच में एक द्वीप के केंद्र में एक शानदार और भव्य अकादमी थी, जिसमें मध्य मैदानों के विभिन्न देशों से अद्वितीय प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, जहां मार्शल आर्ट, कलाकृतियां गढ़ना और चिकित्सा सभी अपने चरम पर थे। अकादमी की नियमित वर्दी पहने एक युवक ने भीतरी आंगन वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में सिंघानिया कंट्री से आया एक पत्र था और कुछ देर तक दरवाजा न खुलने का इंतजार करने के बाद उसने आह भरी और दरवाजा खोल दिया। वास्तव में काव्या सेन एक मेज पर सीधी बैठी हुई थीं, जो प्रयोगों के लिए बोतलों और जार से ढकी हुई थी। उनके चेहरे पर ठंडक और स्पष्टता थी। उन्होंने एक साधारण अकादमी की वर्दी पहन रखी थी और उनके बाल कानों के पीछे एक रिबन से बंधे हुए थे। महिला अपने हाथों में मिश्रण को मिलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जिससे बाहरी आवाजें स्वतः ही बंद हो गईं। वरिष्ठ बहन कियानयान, मैंने पत्र आपकी मेज पर रख दिया है। ये सिंघानिया काउंटी से है। काव्या सेन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी हरकतें अचानक रुक गईं, मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, और उसने सिर घुमाकर पूछा, सिंघानिया कंट्री? क्या ये सेन परिवार से चिट्ठी है? होना चाहिए, युवक ने जवाब दिया। ओह, और भी? वरिष्ठ बहन, अगले महीने अकादमी का बलिदान समारोह है। गुरु ने आपको अपने कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। समारोह में देरी न करें, क्योंकि यह ड्रैगन अकादमी के भविष्य के गौरव का प्रश्न है। इसके अलावा मानव त्वचा मास्क के लिए सामग्री समाप्त हो रही है। कृपया जब आपके पास समय हो तो कुछ और बना लें। काव्या सेन ने सुना हो या नहीं, वह युवक बोलने के बाद कमरे से बाहर चला गया। काव्या सेन ने जल्दी से अपने दस्ताने उतारे और सिंघानिया कंट्री से आया पत्र उठाया। सेन फैमिली शब्द देखकर उनके चेहरे पर हमेशा भावशून्यता के भाव उभर आए और उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। ड्रैगन अकादमी में पढ़ाई के लिए आने के बाद से वह कई वर्षों तक घर नहीं लौटी थी। अकादमी में वरिष्ठता वाले सभी वरिष्ठ भाई और बहनें उसे नीची दृष्टि से देखते थे। सिंघानिया कंट्री के एक जनरल की बेटी की पृष्ठभूमि वास्तव में अकादमी में प्रमुख नहीं थी, और शिक्षकों और गुरुओं द्वारा कम करके आंका जाना सामान्य बात थी। सौभाग्य से उसकी प्रतिभा असाधारण थी और अपने प्रयासों से उसने आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया और गुरु का ध्यान भी आकर्षित किया। उसने सोचा था कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह ड्रैगन अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक हो जाएगी।
सेन परिवार ने विद्रोह कर दिया। शाही दरबार और सेन परिवार युद्ध में हैं और सबसे बड़ी बहन को बंधक के रूप में राजधानी में भेजा जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी घटना, मैंने अकादमी में इसके बारे में क्यों नहीं सुना? काव्या सेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका उत्सुक हृदय तनाव और चिंता में बदल गया। उसने जल्दी से पढ़ना जारी रखा और जब उसने ये समाचार देखा कि अकादमी ने सिंघानिया कंट्री में फूट डालने के लिए छात्रों को भेजा है, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ड्रैगन अकादमी सेन परिवार और चेंग बुई मंडप के बीच कलह बो रही है। क्या आप चाहते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ें? वह इसके बारे में नहीं जानती थी। न तो अकादमी और न ही मास्टर ने उसे इस मामले के बारे में कभी बताया था। जब तक ये पत्र उनके पास नहीं पहुंचा, तब तक उन्होंने सेन परिवार की परेशानियों के बारे में सुना भी नहीं था, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि केवल 2 या 3 महीनों में कितनी विनाशकारी घटनाएं घटित हुई थीं। अकादमी में उसकी वर्तमान स्थिति कोई कम नहीं थी और वह गुरु की शिष्या भी थी। गुरु उसे दरकिनार करके सीधे सेन परिवार पर ऐसे घातक इरादे से कैसे हमला कर सकते थे? क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? अकादमी हमेशा से सांसारिक मामलों से अलग रही है, इन धर्मनिरपेक्ष सत्ता संघर्षों में कभी दखल नहीं देती और निश्चित रूप से ऐसी घिनौनी योजनाओं में शामिल नहीं होगी। ड्रैगन अकादमी मध्य मैदानों में एकमात्र पवित्र स्थान है। इससे सिंघानिया देश की स्थिति में दखल नहीं पड़ना चाहिए। कहीं अर्जुन और पिताजी को धोखा तो नहीं दिया गया? नहीं, मुझे स्वयं गुरु से इसका कारण पूछना होगा। काव्या सेन ने तुरंत पत्र को एक तरफ रख दिया और उठकर केंद्रीय अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी, जहां मास्टर रहते थे। काव्या सेन का हृदय स्वभाव सरल था, उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं थे। उनका मन सिंघानिया देश में वापस ले जाने के लिए और अधिक चीजें सीखने में व्यस्त था, और शिक्षा के अलावा उनके पास अन्य विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह कई वर्षों तक ड्रैगन अकादमी में रह चुकी थी और अकादमी के बारे में उसकी अच्छी समझ थी। उनका मानना था कि अकादमी एक शुद्ध और महान स्थान है। उनका मानना था कि कोई और गलतफहमी होनी चाहिए। शिक्षण और शिक्षा के लिए समर्पित एक अकादमी अदालती विवादों में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, और कैसे वह चुपचाप निर्दोष सेन परिवार को निशाना बना सकती है?